अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बीएस उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का आपका, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम इंशाल्लाह इस वीडियो में और फिर इस तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी थी, जिसमें जो एडम स्मिथ जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उनकी जो किताब है मशहूर ज़माना एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1770 के अंदर 1776 के अंदर सॉरी जो है वो लिखी गई। इसके अंदर जो उसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है, इसको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की जो वो बेसिक जो है डेफिनेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। जी दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ लेड बाय एडम स्मिथ हु वाज अ स्कॉटिश and wrote his famous book An Inquiry into the Wealth of Nations in 1776. He is called the founder of economics. In his words, economics is the social science that deals with production, consumption, distribution and exchange of wealth. जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा समाजी इल्म है, एक सोशल साइंस है जो दौलत की सरफ, उसकी तकसीम, उसका तबादला और उसकी पैदाइश के ऊपर बात करती है। ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की जो बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक बात सामने आती है कि उन तमाम के नज़दीक जो इकोनॉमिक्स है वो जो है दौलत का इल्म है, यानी वेल्थ का इल्म है। जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। दिस ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट इज़ लेड बाय प्रोफेसर डॉक्टर Professor Dr. Alfred Marshall in 1890 in his book Principles of Economics। जी ये भी ब्रिटिश था और इसकी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस that deals with human behavior which is related with the ordinary business of life. It takes into account individual and collective efforts of humans which they make in order to get मटीरियल रिक्विजिट्स फॉर देयर वेलबींग। यानी इकनॉमिक्स जो है एक ऐसा इल्म है जो इंसान के इनफरादी और इज्तमाही अमाल का जायज़ा लेता है और इसमें वो देखता है कि किस तरह जो अफराद हैं वो जो मादी अशियाँ हैं उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसको अपनी जो ज़िंदगी है उसकी वेलफेयर का सबब समझते हैं। जी जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स इन 1932 in his book Nature and Significance of Economic Science. According to him, economics is a science which deals with human behavior as a relationship between multiple wants, scarce resources which have alternative uses. This definition has four main points। यानी इसकी जो डेफिनेशन है रॉबिन्स की, अगर हम इसका जायज़ा लें तो चार अहम चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। नंबर एक, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी इंसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। स्केरस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं वो महदूद हैं। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनके मुतबादिल इस्तेमाल हैं, उनको मुख्तलिफ इस्तेमालात में लाया जा सकता है। नंबर चार, वांट्स डिफ़र इन इम्पोर्टेंस, ये जो इंसानों की ख्वाहिशात हैं ये डिफ़र करती हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होती है, कोई कम इम्पोर्टेंस की हामिल होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स 1 millionth पार्ट। It is a branch of economics in which we study individual parts of economy such as consumer, producer, demand, etc. Following are the main topics which are discussed under microeconomics: price theory, consumers behavior, firms behavior and wealth distribution। ये चार अहम जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.M. केन्स, यानी इससे पहले जो केन्स है इसकी किताब जो 1936 में लिखी गई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट
इनकम। इसके अंदर सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको जो है एक बतौर मजमून के एक्सेप्ट किया गया। वैसे इससे पहले भी 1933 में रैगनर फ्रिश, ये एक नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने मैक्रो की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। लेकिन इस पर जो बाकायदा किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो जेम केन्स ने 1936 में लिखी जी। उसके मुताबिक जो डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल। The main concepts discussed under macroeconomics are national income and employment, money and banking, international trade, public finance यानी हुकूमत जो है किस तरह बजट वगैरह बनाती है, टैक्सेशन करती है, इंटरनेशनल ट्रेड, दुनिया के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनके दरमियान ट्रेड जो है वो किस तरह होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यानी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा और बहुत ज़्यादा कमी। ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? इट इज़ अ कॉमन बिहेवियर दैट आवर it is a common observation that our resources are limited and wants are unlimited. So the objective of consumer to satisfy maximum wants with limited resources is called consumer behavior. यानी हमारे जो resources होते हैं वो लिमिटेड हैं, जब उसके मुकाबले में हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो अपने इन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें, इस बिहेवियर को जो है कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है जी। ऑल द एक्ट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हिज आर हर सेटिस्फेक्शन इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी इस सिलसिले में जो कंज्यूमर तमाम किस्म के जो इक़दाम उठाता है, उसका जो मुख्तलिफ इंटरेक्शन होता है, इन सब को जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का नाम दिया जाता है जी। डिफाइन यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 7 है। It is defined as the quality of a good to satisfy any human desire is called utility. For example, water has the utility to quench thirst. It is a relative term. यानी जो utility है एक relative term है, ये absolute term नहीं है। For example, a pen has more utility for a literate person and less utility for an illiterate person. Question number 8. Define marginal utility. G. The change in the total utility of a commodity resulting from the use of its additional unit is called marginal utility. यानी किसी भी चीज़ के हर अगली इकाई के इस्तेमाल से जो यूटिलिटी हासिल होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी को मैथमेटिकली जो पहला डेरिवेटिव होता है टोटल यूटिलिटी के फंक्शन का, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9. Define law of diminishing marginal utility. This is first law of consumption. It was presented by Professor Dr. Alfred Marshall, who is the founder of neoclassical school of thought. इसकी definition है, other things remaining the same, each additional unit of a commodity provides smaller and smaller utility. It becomes zero at a stage and becomes negative if consumer continues the use of a commodity after attaining its satisfaction. यानी जो किसी भी शय से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रहती है यहाँ तक कि वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर इसके बाद भी यानी ज़ीरो उस पॉइंट पे होती है, इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी होने के बाद भी किसी चीज़ की जो कंजम्पशन है उसको कंटिन्यू रखता है, तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर मेन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, उसमें हमने फ़िक्रा यूज़ किया था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये याद रखें कि जितने भी इकोनॉमिक के लॉज होते हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं, वो सारे ही अजम्पशन बेस्ड होते हैं, यानी शराइत पर मबनी होते हैं। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स का लॉ नहीं है जो फ्री ऑफ अजम्पशन हो, यानी शराइत से आज़ाद हो, बल्कि ये जो है सारे के सारे जो लॉज हैं ये अजम्पशन जो उन पर बेस करते हैं। तो ये जो फ़िक्रा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसमें इसकी जो शराइत हैं इस कानून की वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ए कमोडिटी। पहली शर्त यह है कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपने
करेक्ट प्रूव करना है तो आपको जो चीज़ का इस्तेमाल है वो मुसलसल करना पड़ेगा, उसमें आप वक्फा नहीं कर सकते। सेकंड जो कंडीशन है, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, कि जिस चीज़ पर आप ये रूल अप्लाई कर रहे हैं उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। नंबर 3, रीज़नेबल अमाउंट, जो अमाउंट है, जो मिकदार है, किसी चीज़ पर भी आप ये लॉ जो वो लगा रहे हैं वो रीज़नेबल होनी चाहिए, मुनासिब मिकदार में हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। नंबर 4, कमोडिटी शुड बी डिविजिबल, जो चीज़ है जिसके ऊपर आप ये लॉ लगा रहे हैं उसके छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो बनाना मुमकिन हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके। जी, पांचवी शर्त, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, सारफ की जो जहनी हालत है उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि जब सारफ की किसी भी कंज्यूमर की जब जहनी हालत बदलती है तो उसके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होल्ड नहीं करता। तो इसलिए पांचवी शर्त यह है कि सारफ की जो कंज्यूमर की जहनी कैफियत उसमें तब्दीली ना आए। नंबर 6, कंज्यूमर्स इनकम शुड नॉट चेंज, कंज्यूमर जो है उसकी इनकम में भी कोई तब्दीली ना आए। अगर ये शराइत 6 जो हैं इनको माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, तो उसी सूरत में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होल्ड कर सकता है। जी, ये हमारा पहला वी लॉग था शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने हल किए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वी लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।